दोस्तों, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टॉपिक के बारे में और ये समझेंगे कि बेसिकली टीपीएम की हिस्ट्री क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन उसके पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करके और ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं इस तरह के कई वीडियोस आपके लिए बनाता रह रहा हूं, जिससे आपको मैन्युफैक्चरिंग या इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल सके और आप अपने करियर में ग्रो कर सके। अभी तक मैंने टीपीएम के ऊपर 5S, काइजन, सिक्स सिग्मा, लीन और कई सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाया है, जिसको आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और अगर सारे वीडियोस आपको पसंद आए तो केवल अपने साथ नॉलेज मत रखिएगा, इस नॉलेज को लोगों तक फैलाइए, लोगों तक भेजिए, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अपनी इंडिया की जो इंडस्ट्री है, उसको ग्रो कर सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीपीएम की, जिसको जनरली हम लोग टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सभी लोग जानते हैं कि एक जापानीज कॉन्सेप्ट है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस टीपीएम का लिंकेज कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 से है। वर्ल्ड वॉर 2 आप लोगों को पता है 1939 से 1945 के बीच में कई सारे कंट्रीज के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और भी बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उस वक्त अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो वर्ल्ड वॉर 2 का, तो आपको ये पता होगा कि यूएस, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जापान, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोज में फाइट कर रहे थे। यूएस जापान के ऊपर बहुत सारे उनके सैनिकों को मार रहा था और जापान भी यूएस के सैनिकों को मार रहा था। लेकिन कुछ दिनों के फाइट के बाद, कुछ महीनों की फाइट के बाद इसमें कुछ बदलाव आना चालू हुए और यूएस ने कई सारे फाइटर प्लेन से छोटे बड़े बम्स जापान पे गिराए। और इन्हीं छोटे बड़े बम के बीच में आपको ये भी पता होगा कि यूएस ने जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी जो सिटीज हैं उस पे एटॉमिक बम गिराया, न्यूक्लियर बम गिराया, और जिसके कारण से पूरा का पूरा जापान बर्बाद हो गया था। और इसके बाद से जापान की जो इंडस्ट्री है, जो हिरोशिमा और नागासाकी ही नहीं, उसके अलावा भी बाकी जितनी भी सिटीज थी, जितनी इंडस्ट्री थी, उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया, बुरी तरीके से वो बर्बाद हो गए थे। और इस फाइट के बाद, इस हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, उनकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी। उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो नॉर्मल इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के अलावा जो सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। उनकी इकोनॉमिक क्रैश हो गई थी और इस तरीके से जापान बहुत बुरे सदमे में चला गया था। जापान की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही डाउन जा रही थी, बहुत ही उसका नुकसान हो रहा था, उसके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सस्टेन कर पा रहे थे। तब जाके जापान जब इस तरीके से जूझ रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950s के आसपास की बात है, 1950s के आसपास फिर यूएस ने उसको सपोर्ट करना चालू किया, दोबारा से उसको सपोर्ट किया, उसको अपने टेक्नोलॉजीज दी, अपने लोगों ने जाके वहां पे उनको सिखाया। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग का। डेमिंग, जो कि आप सभी को पता है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और एक स्टैटिस्टिशियन थे, जिन्होंने बहुत सारे क्वालिटीज के ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं। डेमिंग अवार्ड इन्हीं के नाम पे दिया जाता है और स्टीवर्ट साइकिल जो थी, पीडीसीए साइकिल को भी इन्होंने ही इजाद किया था। डेमिंग के बारे में कहा जाता है कि डेमिंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में बहुत ही अच्छे काम किए, खासतौर से उन इंडस्ट्रीज जो जापानीज इंडस्ट्री के लीडर्स थे उनके साथ वर्क किया। और ये वर्क अप्रोक्सीमेट जुलाई टू अगस्त 1950s के आसपास चालू हुआ इन टोक्यो एंड एट द हैकोन कन्वेंशन सेंटर, जहां पे कई उन्होंने क्वालिटी के ऊपर स्पीचेस दिए, स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने स्पीच दिए। और उसके बाद से जापान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों को जो क्वालिटी के बारे में सिखाने का है और जो इंस्पिरेशन देने का काम है वो डेमिंग ने किया था 1950s से 1960s के बीच में। So when Japan rose from the ashes of war on the road to becoming the second largest economy in the world through process partially influenced by the ideas Deming taught। जी हाँ,
जो डेमिंग ने पढ़ाया था उसके बाद से जापान ने इतना तेजी से ग्रो किया और आज के टाइम पे वो वर्ल्ड की सेकेंड इकोनॉमी बन गया था। अभी वो थर्ड नंबर पे है, लेकिन ये था इनकी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को सिखाने का नतीजा, रिजल्ट, जिसमें से उन्होंने क्वालिटी के बारे में सिखाया, अदर कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया, और इसी के साथ साथ जापान ने और भी सारी चीज़ों को सीखा। इसके अलावा जापान की जो इंडस्ट्री थी, वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी नहीं थी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं थी, तो यूएस ने उनको पीएम, जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के लोग जानते होंगे, उसको सिखाना चालू किया। बट जो टीपीएम है वो बेसिकली है यूनिक जापानीज सिस्टम ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज है, जिसमें जापान और यूएस दोनों का मिक्सचर है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो टीपीएम है उसके पहले, सबसे पहले जापान को यूएस ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में सिखाया, और ये 1950 से 1960s के टाइम, बीच का टाइम है जब डेमिंग आया। डेमिंग के अलावा और भी कई सारे इंजीनियर्स, क्वालिटी गुरु आए, उन्होंने इसको सिखाया और बताया कि कैसे आप अपने मशीन के ब्रेकडाउन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और वो सीखने के बाद फिर जापान ने इसको अपनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, उसमें अपना थोड़ा मिर्च मसाला डाला, और 1971 में आके इन्होंने प्रॉपरली एक टीपीएम कॉन्सेप्ट को रिलीज किया। सो पीएम, जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट था, वो यूएस से आया, जिसको टीपीएम में कन्वर्ट किया जापानीज लोगों ने। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 1950s में आया, और इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद जापान ने और भी बहुत सारी चीजें यूएस से सीखी, लाइक प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस प्रिवेंशन क्या होता है, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग क्या होता है, मेंटेनेबिलिटी इंजीनियरिंग क्या होता है। ये सारी चीजें यूएस से सीखी, और उसके बाद टीपीएम को डेवलप किया जापानीज लोगों ने विद यूनिक जापानीज पर्सपेक्टिव एंड टेलरिंग इट टू द जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जापान का स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। सो टीपीएम इज बेसिकली यूनिकली जापानीज कॉन्सेप्ट, बट इट इज बेस्ड ऑन द पीएम टेक्नोलॉजी एंड लर्न फ्रॉम द यूएस ओनली। सो यूएस से सीखा, और उसके बाद इसको अपने अनुरूप ढाला, उसके अनुसार चेंजेस किए, और फिर ये टीपीएम का जन्म हुआ। अगर इसकी टाइमलाइन की हम लोग बात करें तो 1950s में पहले ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हुआ करता था, उसके बाद 1960s में चेंज हुआ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आया, 1970s में इन्होंने इसको प्रोडक्टिव मेंटेनेंस किया, और 1971 में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आया। उसके बाद 1976 तक इसको कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस भी इसमें इनबिल्ट हुआ, और रिलायबिलिटी बेस्ड मेंटेनेंस भी इसमें इनबिल्ट हुआ। अगर हम बात करें फर्स्ट जापानीज कंपनी जिसने टीपीएम का अवार्ड लिया, लेकिन पहले इसको पीएम बोला जाता था, तो पीएम का अवार्ड लिया, वो कंपनी थी निप्पॉन डेंसो, जिसने इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट को यूज किया, और यूज करने के बाद काफी दिन तक इसको इंप्लीमेंट करने के बाद बेनिफिट लिया, और 1971 के फाइनेंशियल ईयर में इसको जाके पहला पीएम अवार्ड मिला, जो बाद में जाके टीपीएम के नाम से जाना जाने लगा। और अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो पहली इंडियन कंपनी, दोस्तों कमेंट में बताइएगा जरूर आपको ये पहले पता था कि नहीं, पहली टीपीएम कंपनी इन जापान एंड इन इंडिया। तो पहली इंडियन कंपनी जिसने टीपीएम का अवार्ड लिया वो थी विक्रम सीमेंट, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी थी। इनको कब अवार्ड मिला? विक्रम सीमेंट ने एग्जैक्टली 1992 के आसपास टीपीएम को स्टार्ट किया था, और 1995 में इनको पहला टीपीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला जीआईपीएम के द्वारा, जो कि आज के टाइम पे टीपीएम का मेन कस्टोडियन है, जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस। उनका विक्रम सीमेंट प्लांट इतना क्लीन था, इतना साफ था कि उस वक्त कहा जाता था कि ये प्लांट इतना साफ है कि कोई फ्लोर पे बैठ के खाना भी खा सकता है, फ्लोर पे डायरेक्ट खाना रख के, इतना साफ हुआ करता था। और उसके बाद जो सेकंड कंपनी थी सुंदरम फास्टनर थी, जिन्होंने 1998 में अवार्ड लिया, और उसके बाद आज के टाइम पे तो बहुत है, सैकड़ों कंपनियां हैं इंडिया में जो टीपीएम को फॉलो कर रही हैं, टीपीएम का अवार्ड ले रही हैं। टीपीएम की अगर बात करें, टीपीएम में 8 पिलर्स के कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है, जहां पे हम लोग ऑटोनोमस मेंटेनेंस, कोबत्सु काइजन, प्लांट मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, डेवलपमेंट मैनेजमेंट जिसको हम लोग इनिशियल कंट्रोल भी कहते हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग, सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट, एंड टीपीएम इन ऑफिसेस जिसे हम लोग ऑफिस टीपीएम भी कहते हैं, इन 8 पिलर को इम्प्लीमेंट करके यूज किया जाता है। और यहाँ पे सबसे मेजर जो एक्टिविटी है दैट इज टीपीएम जेएचपाई ऑपरेटर। तो जिसो होजन की एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सबसे बड़ा जो
एसेट है वो है उसका इक्विपमेंट और उसके ऑपरेटर। तो टीपीएम में बोला जाता है कि जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही ऑपरेटर को चाहिए कि वो अपने इक्विपमेंट का ख्याल रखे। और मेंटेनेंस वर्क्स एज ए डॉक्टर, एज ए स्पेशलिस्ट, जिसको जब उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता है, ऑपरेटर के लायक कोई भी उसमें जॉब नहीं रह जाता है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है, मेंटेनेंस के पास जाता है। तो दोस्तों ये थी टीपीएम की हिस्ट्री और टीपीएम के बारे में बेसिक नॉलेज जो आपको मैंने बताई। उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।